नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त एक बार फिर पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का हो गया है और एक बार फिर हम आंकड़ों के नजरिए से आपको बताएंगे कि देश में राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, किसकी लोकप्रियता में उछाल और किसकी लोकप्रियता में आ रही है गिरावट। और इस बार लोकप्रियता का जो पैमाना हमने निकाला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक वक्त पर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में MY समीकरण की चर्चा खूब होती है। आपने भी सुना होगा माई समीकरण। ये क्या है? जब ये माना जाता था कि मुस्लिम प्लस यादव क्षेत्रीय दल जिनका वर्चस्व था इस वोट बैंक पर, उसमें आरजेडी हो बिहार में या फिर यहां पर समाजवादी पार्टी, हालांकि अन्य पार्टियों में भी क्षेत्रीय दलों में बंटवारा होता था, लेकिन ये मुस्लिम यादव समीकरण MY समीकरण की खूब बात होती थी। लेकिन हालिया सालों में और चुनावों में ये MY का डेफिनेशन ही बदल गया है और अब महिला और युवा हो गया है, क्योंकि महिलाएं देश में तय कर रही हैं कि कौन जीतेगा, कौन कुर्सी पर बैठेगा। युवा देश में तय कर रहे हैं कि कौन जीतकर देश की संसद में पहुंचेगा, कौन सत्ता पक्ष और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो आज महिलाएं और युवाओं, उनके नजरियों से आंकड़े क्या कहते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की यहां पर जुड़ गई हैं। हमारे पास संजय सराफ साहब हैं जो कि प्रवक्ता RLJP के, और खास मेहमान जिसमें बहुत सारे आंकड़े आज संजय जी ने हमने एक बार फिर से दिए हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़ रहे हैं, को डायरेक्टर हैं लोक नीति CSDS के, और एक सेफोलॉजिस्ट हैं जो तमाम आंकड़े आपको समझाएंगे भी कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं के साथ। ये जो महिला और युवा हम कह रहे हैं, इसमें ये M फैक्टर किस तरफ जाता है ये बताते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महिलाओं का दम किसके साथ रहा है। 2014 में जब आप कांग्रेस का देखेंगे परफॉर्मेंस, तो 19% पुरुष उनकी तरफ थे और महिलाएं 19%। 2019 आते आते पुरुष तो उतने ही रहे 19%, लेकिन महिलाओं में 1% का इजाफा हो गया। वहीं बीजेपी पर आइए तो 2014 में 33% पुरुष और 29% महिलाएं। 2019 आते आते 39% पुरुष हो गया, 6% का इजाफा, और यहां पर 7% का इजाफा महिलाओं के वोट में हो गया। ये लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर एकत्रित किए गए डाटा है, जिसमें आप देख रहे हैं 19-20 ये कंपैरेटिव डेटा है, 14 और 19 का जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ पुरुष 19%, 20% महिलाएं। वहीं बीजेपी की तरफ देखिए 2019 में जो पिछड़ा इलेक्शन था 39 और 36% महिलाएं उनकी तरफ हैं। एक के बाद एक आपने तमाम फैसले सुने होंगे जिसमें हर कोई महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। कोई 1000 रुपया देने की बात करता है, अब इधर 100 रुपए सिलेंडर्स की कीमत बीजेपी ने घटा दी है, तो इसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। ये नंबर्स आपको भी हैरान करके रख देंगे, क्योंकि 1999 से हम आपको बता रहे हैं महिला वोटर्स की संख्या में कैसे हुआ है लगातार इजाफा। महिलाएं 1999 में ये देखिए महिलाओं की का फीसदी जो था 55.64%, वहीं पुरुष थे 63%, लगभग 64% रख लीजिए। 2009 पर आइए, यहां पर 53% महिलाएं हो जाती है, घटता है नंबर, और पुरुष भी घटते हैं, 61% हो जाते हैं। फिर 2014 पर आइए, जहां पर महिलाओं के वोट प्रतिशत में जबरदस्त छलांग है, सीधा 66.66%, 66.4% वो हो जाते हैं। पुरुषों को टप गई हैं। 2014 से ही देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। फिर 2019 में आइए, एक बार फिर से मार्जिनली पुरुषों ने भी थोड़ी सी कोशिश की है, ताकत लगाई है, 67 पर दोनों हैं, लेकिन 67.18% महिलाओं ने वोट किया और 67.01% पुरुषों ने वोट किया। यानी लगातार पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा ही वोट कर रही हैं, जो कि पहले 2009 हो, 2000 उसके पहले 4 हो, उन सब में महिलाएं कम निकलती थी वोट करने के लिए। इसीलिए सब ये मान रहे हैं कि महिलाओं को जिसने अपनी तरफ कर लिया उसने चुनाव जीत लिया। अब हम आपको दिखाते हैं पहली बार के युवा वोटर जो हैं 18 से 25 साल का, आप उनको रख लीजिए। बीजेपी की तरफ वोट करने वाले कांग्रेस की तरफ 17% से 20% जाते हैं, और 14 से 19 में बीजेपी की तरफ 37 से 41%। इजाफा दोनों तरफ है, इधर 3% का है, उधर 4% का है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो आप देखिए। 17 से निकले, बहुत चढ़े तो 20 पे पहुंचे, वहां 37 से निकले और 41% युवा
बीजेपी को चूज करें। ये फर्स्ट टाइम वोटर समझिए, 18 से 25 साल वाले हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं युवा वोटर्स किसके साथ हैं। 18 से 22 साल वाले बीजेपी, और साथ ही बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनका हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। तो 41% बीजेपी 18 से 22 साल का आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ 23 से 27 साल में भी लगभग 8% का इजाफा है 2014 से। 2019 का ये नंबर्स है जो आप देख रहे हैं, वहां पर देखिए इजाफा है 8% का, 40 हो गए। 28 से 35 में भी 39% है। 36 से 45 साल तक 37 है। इनको आप युवा वोटर्स में बाय एंड लार्ज 18 से 45 तक का माना जाता है कम एज का वोटर। कुल मिलाकर जब बीजेपी के सहयोगियों को भी देखिए तो एवरेज 45% से ऊपर ही वोट बीजेपी की तरफ युवाओं का गया है। और यही जब आप कांग्रेस पार्टी का देखते हैं तो कांग्रेस का भी आपको बता दें, ये एवरेज इनका जो रहा है वो ये आप देख रहे हैं नीचे में 20% के आसपास उनका एवरेज रहा है। ये बीजेपी का पूरा है, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों का। अब अगला ग्राफिक जल्दी से दिखा दीजिए, जिसमें हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस को कितना साथ मिला है, लगभग 18 से 20% के बीच में एवरेज है। चाहे 18 से 22 का एज ग्रुप हो, चाहे 23 से 27 का हो, चाहे 28 से 35, 36 से 45। वहीं उनके जो सहयोगी हैं उनको 3% से लेकर 7% तक का, 3%, 6, 7। और ये जो साइड में आप नंबर देख रहे हैं ना, +3 हो, +2 हो, ये 2014 के मुकाबले हम आपको 2019 के नंबर्स बता रहे हैं कि इतना का गेन हुआ है या इतनी की कमी आई है। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं यूथ ब्रिगेड का दम किस तरफ है, कुल वोटर्स इनमें कितना इजाफा हुआ है। 2009 में जो कुल वोटर थे 58% थे और युवा वोटर 54% उसका। 2014 में कुल वोटर्स मतलब जो जिन्होंने वोट डाला जाके, वो पॉपुलेशन के 66% थे। 68% उस 66% के युवा वोटर्स थे। 2019 पे आइए, 2% बढ़ा कुल वोटर्स की संख्या, 68% कुल जनसंख्या के वोट करने गए, उनमें से 67% युवा थे। तो जबरदस्त इजाफा 2014 और 2019 में भी युवाओं के वोट परसेंटेज में हुआ है। युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर 14 के बाद वोट करने आ रहे हैं, 14 हो 19 हो, लगभग आप देख लीजिए 14% का इजाफा है 2009 से 2014 के बीच में। यूथ ब्रिगेड में मोदी कितने लोकप्रिय, ये भी CSDS के ही सर्वे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2014 में ओवरऑल अगर 36% था तो युवाओं में 41% है। यानी जो ओवरऑल पूरी जनसंख्या, पूरे वोटर्स की संख्या में जो मोदी की लोकप्रियता है उससे लगभग 5% ज्यादा युवाओं में है। ये हम आपको अप्रैल 2014 की बात दिखा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए 2019 में। 2019 के वोट में आप देखेंगे ओवरऑल पॉपुलैरिटी 46% है लोकप्रियता प्रधानमंत्री की, लेकिन युवाओं में फिर 5% ज्यादा, 51% है। यानी 14 हो 19 हो, जो पूरे वोटर्स में उनकी लोकप्रियता है उससे 5% ज्यादा लोकप्रियता युवाओं में है। मई 2023 में आइए तो 43 और 45 यही आंकड़ा हो जाता है। मई 2023 में ये मिड, हम कह सकते हैं मिड नहीं, इलेक्शन प्री इलेक्शन ईयर के सर्वे के मुताबिक हम आपको नंबर बता रहे हैं। अब जल्दी से महिलाओं में मोदी की लोकप्रियता आपको दिखा देते हैं। अप्रैल 2014 मतलब चुनावों के इर्द गिर्द, है ना, उस समय वोटिंग हुई थी, मई में जाके नतीजे आए थे। तो ये देखिए 36% अगर ओवरऑल थी तो 30% महिलाओं में थी, 6% कम। ये अप्रैल 2014 की बात है। 2019 आते आते अगर ओवरऑल पॉपुलैरिटी 46% है तो महिलाओं में 44%। मई 2023 में 43 यानी बराबर का जितनी लोकप्रियता पूरी। और ये एक सर्वे है जो कि इलेक्शन ईयर के पहले का है, प्री इलेक्शन ईयर में, जिसे आप सर्वे बता सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन तमाम नंबर्स के साथ। ये जो महिलाओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, युवाओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, शहजाद पूनावाला जी, अब जब चुनाव सिर पर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये घोषणा नहीं है 100 रुपए सिलेंडर की कीमत तय करना, राहत नहीं है, रिश्वत है, वो कह रहे हैं इलेक्शन ईयर में। ये महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए है। जो तमाम बातें हो रही हैं युवाओं से रिलेटेड, वो युवाओं को, क्योंकि MY ये नया समीकरण ही किसी को भी जीत दिला सकता। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो क्योंकि हम 8 मार्च के इस वीकेंड पर है और मुझे आपके साथ डिबेट करने का अवसर मिला है और आप मेरी प्रेरणा स्रोत, मुझे हमेशा आपसे प्रेरणा मिलती है, तो मुझे बड़ा सौभाग्यपूर्ण महसूस हो रहा है। मैं आता हूँ आज के बात पर। जिस पार्टी ने शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक
यूसीसी से लेकर हर महिला सशक्तिकरण मुद्दे को राजनीति का हथियार बनाकर वोट बैंक के सामने नतमस्तक हो गए हो और उसका एक प्रकार से उसका त्याग दे दिया हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों को लेक्चर नहीं देना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए टेम्पलेट, हमारा टेम्पलेट है 2014 से बेटी बचाओ, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ। उसके बाद बेटी जैसे बाल अवस्था में आई पोषण स्कीम, फिर कन्या अवस्था में आई तो उनको शिक्षित करने के लिए कन्या लक्ष्मी योजना हो, चाहे स्कूटी देना हो, अगर थोड़ी और बड़ी होती है तो बाइक दे देना ताकि वो हाई स्कूल एजुकेशन पास कर सके, या उसके बाद उसको शादी करनी है तो कन्यादान योजना हो, या उसके बाद गृहस्थी में आती है तो घर का मालिक बनाना, उसको मालकिन बनाना, उसके नाम पर घर जो है 3.5 करोड़ जो आवास बनाए उसमें से 70% रजिस्टर्ड है। मुद्रा लोन योजना 44 करोड़ जो है 70% महिलाओं ने उसका लाभ उठाया है। या परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेज हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, ये हमारा बेटी बचाओ वाला मॉडल। इनका क्या है, संदेश खाली में शाहजहां बचाओ मॉडल इन्होंने अपनाया है। और जिस प्रकार से, मैं एक और उदाहरण देता हूं, आज हमने देश की प्रेरणा स्रोत एक प्रकार से सुधा मूर्ति को राज्यसभा भेजा है। इन्होंने एमएलसी किसको भेजा, आरजेडी ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसने क्या कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं चली जाएंगी विधानसभा लोकसभा में। बताइए क्या लिपस्टिक लगाना गलत है? तो इनकी सोच में इनका वोट बैंक है, हमारी सोच में हमारा एम जो है वो मजबूरी वोट बैंक का नहीं है, हमारे लिए एम फॉर महिला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था सुरक्षित की उससे हम लोगों को महिलाओं का समर्थन मिला। जिस प्रकार से आपने देखा है कि अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिलता है वो महिला वोट की वजह से ही मिलता है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए आज हमने जो 100 रुपए कम किए हैं एलपीजी के, वो आज थोड़ी किए, इससे पहले 300 रुपए भी तो एलपीजी के कम हुए हैं। और आज जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर था वो 1240 रुपए का मिलता था यूपीए के जमाने में, आज वो 900 रुपए का नॉन सब्सिडाइज मिलता है। और जो सब्सिडी वाला है वो 500 रुपए में मिलता है। क्या वो उसका विरोध करते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग सही मायने में महिला सशक्तिकरण के साथ है तो संदेश खाली पर क्या स्टैंड है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को काहे भेज दिया? झारखंड में जो दुमका और पलामू में घटनाएं हुई उसके ऊपर प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द बोला, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है रोहन जी, इसी एमवाई को अपनी तरफ करने के लिए, तमाम जो गेस्ट हैं उनको भी दिखा दीजिए, एमवाई को अपनी तरफ करने के लिए आप लोग भी चुनावी साल में जहां जहां पर जाते हैं, कर्नाटक हो, हर जगह फ्री बस राइड से लेकर कैसे क्या फ्री दिया जाए, सिलेंडर पर कैसे सब्सिडी दी जाए, यही अब तरीका हो गया। अब सबको समझ में आ गया है कि जिसकी तरफ महिलाएं उसकी होगी जीत। फिर ये करें तो रिश्वत, आप करें तो राहत। नहीं अंजना जी, बिल्कुल नहीं। देखिए इन्होंने एमवाई की जो बात की, एम से मणिपुर होता है और वाई से योगी होता है। हमने मणिपुर में देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का बुरा हाल किया गया, निर्वस्त्र करके उनकी तस्वीर हम देख नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते अन्ना जी। इनकी सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी को इस मामले में बोलने के लिए हमको संसद का बहिष्कार करना पड़ा, तो भी इनके प्रधानमंत्री बोले नहीं। ये महिला की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो छोटी 2 बच्चियों के साथ घटना हो, उसके बाद में उनके पिताजी को भी आत्महत्या करनी पड़ी। कौन सी महिलाओं की ये बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दूसरे राज्यों की बात की, अपने राज्यों की तो बात कीजिए ना। कब तक आप अपने मुंह छुपाते फिरेंगे? दूसरी एक बात, हम महंगाई की, महिलाओं को 3 मुद्दे सबसे बड़े जो इश्यू टच करते हैं। एक होता है महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि अगर घर में बेरोजगारी होती है तो महिला की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और तीसरी महिला सुरक्षा की हम बात करें, निर्भया फंड का कितना पैसा इन्होंने यूज किया? बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे डिंगे आते हैं। निर्भया फंड का मेजर पैसा आज तक ये लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पैसा अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है। ये निर्भया फंड का पैसा यूज नहीं करेंगे, पर निर्भया फंड बना के उसको इतना बड़ा बजट दिया, वो करने की एडवर्टाइजमेंट में फंड का यूज करेंगे। ये इनकी हकीकत है। देखिए अंजना जी, परसेप्शन क्रिएट करना और हकीकत में जनता के लिए महिलाओं के कुछ करना, दो में बहुत फर्क है। और यही फर्क मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में जनता ये चीज समझ चुकी है कि सिर्फ बातें करने से हमारी सुरक्षा नहीं है। महिला भी ये चीज समझ चुकी है। आज ये लोग गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। 2 राज्यों में, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात की महिलाओं ने क्या गुनाह कर दिया? वहां पे 450 में सिलेंडर नहीं है, जहां उनको सत्ता चाहिए थी वहां पे सारे। ये कौन सी राजनीति है? क्या भाजपा हर राज्य में अलग है? क्या गुजरात की महिलाओं के लिए भाजपा अलग है? राजस्थान की महिलाओं के लिए अलग है? मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग है? उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग है? इतनी बड़ी बड़ी डींगे ना हाके। हकीकत की हम जब बात करेंगे, परसेप्शन आप कुछ भी बताएं, हकीकत में अपने महिलाओं के साथ में हमेशा अन्याय किया है। वो निर्भया फंड की बात हो, वो मणिपुर पे बोलने की बात हो, उत्तर प्रदेश की घटनाओं पे बोलने की बात हो, आपके शासन में महिला अधिकारों का, महिला सुरक्षा का बिल्कुल ही अनादर हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुजरात का, एक सेकंड है, गुजरात का आपने जिक्र किया, 2 लाइन का सिर्फ जवाब दीजिएगा। ये काउंटर क्वेश्चन है। गुजरात का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वहां पर महिलाओं को राहत नहीं चाहिए, फिर भी बावजूद इसके वो बार बार बीजेपी को ही क्यों चुन रही हैं? क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा करता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? या तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके नेताओं पर भरोसा। जी
आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है और मैं कभी सवालों से नहीं भागता हूं। देखिए अंजना जी, काफी फैक्टर होते हैं, एक ये भी फैक्टर है, बाद में एक पोलराइजेशन का भी फैक्टर है। देखिए भाजपा ने हमेशा क्या किया है, वो अच्छा, अर्जुन मोढवाडिया क्यों आ गए बीजेपी में? रोहन जी, ये सवाल मैं बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि अब मैंने गुजरात में बहुत शोज आपके साथ किए हैं। एक सेकंड, आपके साथ मैंने बहुत शोज गुजरात में किए। गुजरात को आप अच्छे से समझते हैं, और इलेक्शन के टाइम आपका सोशल मीडिया कैंपेन भी खूब हिट हुआ था कि विकास पागल हो गया है। लेकिन मुझे ये बताइए, अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर के इलाके में आपके पास कोई कार्ड था? आपके लिए सबसे अच्छे वो नेता थे उस पूरे इलाके में। प्रचंड बीजेपी और मोदी लहर में भी वहां पर अपनी सीट वो जीत ले जाते थे। अर्जुन मोढवाडिया चले गए, अब वो भी पोलराइजेशन के शिकार हो गए। इतने पुराने नेता आपके, देखिए अगर या ईडी सीबीआई से डर गए? आज नहीं, देखिए आप अर्जुन मोढवाडिया जी की बात करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हमेशा दिल से 32 साल तक कांग्रेस की राजनीति की। अब उनकी क्या मजबूरी है वो तो मैं नहीं बता सकता हूं। आज उनको हर चीज मिली, पार्टी ने हर पद पे उनको करा, शायद उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुद्दे नहीं बदलते हैं अंजना जी, मुद्दे नहीं बदलते हैं, परसेप्शन बदल सकता है। हाँ। पर उसके जनता के साथ जो गुजरात की महिलाओं के साथ जो इनका आज भी जो तिरस्कार हो रहा है, आज गुजरात की महिलाएं पूछ ली है कि हमारी गलती बताइए कि जिससे गैस का सिलेंडर हमको 450 में नहीं मिल रहा। एक ही सवाल का भाजपा प्रवक्ता जवाब दे दे कि गुजरात की महिलाएं या जो भी ऐसे राज्य जहां पे भाजपा पहले का जवाब आसाम की बात, देखिए 2 लाइन का, अब उसकी महिलाओं को 450 जहां जहां चुनाव रहता है, वोट चाहिए वहां, ठीक है, जहां जहां चुनाव होता है, वोट चाहिए होता है, फटाक सा दाम नीचे कर देते हैं। राजस्थान में क्या आपने? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है इनके लिए एमवाई का मतलब मौन और याददाश्त खराब हो जाना है। क्योंकि बताइए, ये जो 300 रुपए की पहली राहत और 100 रुपए की आज की राहत, ये तो सब स्टेट्स में लागू होती है, कहीं पर भेदभाव नहीं। पर ये तो लोगों को बांटने में विश्वास रखते हैं, महिलाओं को भी बांटेंगे। मतलब ये यहाँ की महिला, वो वहां की महिला, ये जाति है, वो जाति, ये वो। अब सुन ली 10 सेकंड और मतलब उन्होंने संदेश खाली पर तो मौन रहने का काम किया, चलिए छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा अपने अपने राज्यों की बात करें, चलिए करते। हाईएस्ट यूपी में है कन्विक्शन रेट 71%, राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स था, वहां पर शांति धारीवाल जिसने कहा था मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा, उसको टिकट सोनिया गांधी ने बुलाकर दिया। और आखिरी बात, परसेप्शन रियलिटी, 370-35 से हटने के बाद महिलाओं को पहली बार अधिकार मिला जम्मू कश्मीर में। मान्यवर 3 तलाक का कानून बनाने की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने की, हमने बनाया, आपने विरोध किया। तो बताइए, ये तो हकीकत है, ये परसेप्शन थोड़ी है। अब बताइए, आपका स्टैंड 3 तलाक कानून पर, आपका स्टैंड शाहबानू पर, आपका स्टैंड 370 हटाने पर, इस पर जवाब दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बताइए मणिपुर पे, उत्तर प्रदेश में बताइए अपना स्टैंड। उत्तर प्रदेश में 71% कन्विक्शन रेट, हाईएस्ट है। पूछ लीजिए अंजना जी, गूगल कर लीजिए, आपका क्या स्टैंड है, पूछ लीजिए। मैं अपने फैक्ट्स के साथ पूरे आता हूं। सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश, योगी जी के उत्तर प्रदेश में। आप बताइए राजस्थान में किसको टिकट दिया था? देखिए बीच में ना बोले, एक एक करके एक करके पूरा कीजिए। अब आप लोग दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी, केवल एक बात। लेकिन मैं बस ये देख रही हूँ कि आप दोनों कैसे कन्वीनियंटली एक स्पेनिश महिला के साथ जो हुआ झारखंड में, उस पर आप दोनों ने चुप्पी साध रखी है। अंजना जी, मैंने डूबका, मैं समझना चाह रही हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ क्यों। एक सेकंड अंजना जी, आज मैंने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुमका इशू उठाया, 2 बार उठाया पार्टी की तरफ से। आप ये मत कहिए हमारी पार्टी ने डुमका, पलामू में भी हुआ है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। ये सत्ता बचाओ में इतने व्यस्त, बेटी बचाओ करते हैं, चाचाओ बचाओ करते हैं। आप दुमका कीजिए, वो उत्तर प्रदेश करेंगे। कंचना जी, आपके पास आते हुए सवाल ये है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वो अपनी जगह बनाए, और उन्होंने पिछले चुनाव में बनाए। लेकिन जब बात लोकसभा की आती है, तब महिलाएं हो, युवा हो, सब प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोलती है, और इसी वजह से खाता नहीं खुला था आप लोगों का पिछली बार। देखिए, आपको बता दे कि हमें बहुत गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 विधान परिषद की जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है बिहार में, उसमें 5 में से 3 महिलाएं हैं। ये नाम लेना शायद भूल गए थे, एक ही नाम बस लिए हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप 1999 से ही बात क्यों कर रही हैं। पहली लोकसभा में हम देखें तो 78 मिलियन महिलाएं जो है वोट की हुई थी, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आकर आज 2019 में 0.17% जो महिलाओं का मतदान था वो पुरुषों के भी मतदान से ज्यादा था। ये एक दिन का काम नहीं है, और ये किस लिए हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए हमें 2004 और 2009 वाली सरकार में जाना पड़ेगा। उस समय महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई, चाहे वो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना हो, चाहे कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम का अधिनियम हो, और चाहे निर्भया अधिनियम हो, तो ये सारे, और खासकर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उससे महिलाओं को एक सेकंड आपको टोक रही हूँ कंचना जी, एक सेकंड। इसका श्रेय कम से कम आप लोग मत लीजिए। कोई राजनीतिक पार्टी, ना बीजेपी ले, ना कांग्रेस ले, ना आरजेडी ले, ना कोई और ले, कि महिलाएं ज्यादा वोट करने आ रही है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार की वजह से है। क्योंकि उसी दौरान निर्भया कांड भी हुआ था। महिलाओं को ये लगा
कि उनकी आवाज सिर्फ उनके वोट के जरिए देश की संसद में पहुंचेगी, इसलिए वो बाहर निकली हैं। अनेकों वजह है, महिलाएं अपनी वजह से निकली हैं, इसका श्रेय कोई मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, महिलाओं ने अपनी आवाज खुद, ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया ऐसे महिलाएं ज्यादा मुझे जवाब रिक्वेस्ट आप करिए, लेकिन जब क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने इसका क्रेडिट वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आज अगर महिलाओं का मतदान परसेंटेज बढ़ा है तो एक वजह है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई है, जागरूकता बढ़ती गई है, वो समझती गई है कि हमें कौन सी सरकार चुननी है। और इसलिए हम कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो 4 क्रूशियल पॉइंट पे, पहला बेरोजगारी जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर है। अरे 1200 सिलेंडर किसने दाम बढ़ाया था? नेहरू जी ने नहीं बढ़ाया था, आप लोगों ने बढ़ाया और 100 रुपए कम कर दिया, तो उस पर क्या ताली ठोक रहे हो? और दूसरा जो मुद्दा है पेपर लीक, क्या पेपर लीक महिलाओं से अफेक्टेड नहीं है? 50% महिलाएं जो पढ़ाई कर रही हैं, 50% महिलाएं भी उसमें अफेक्टेड है। 22 करोड़ लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और उसमें से पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जो समस्या, दूसरा जो सेफ्टी का, इन्होंने खूब तार ठोका था सेफ्टी का, लेकिन अपने प्रधानमंत्री के इलाके IIT BHU में नहीं बताएंगे कि एक लड़की के साथ इनके 3 पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया और उसके बाद फिर दो महीने तक वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में रहे, उस पर ये बात नहीं करेंगे और पहुंच जाएंगे कहा इस देश में महिलाओं, किसी भी महिला पर अत्याचार हो, किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग माई पार्टी, अगर वो अत्याचार करता है वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त उचित कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। लेकिन ये तो बंटवारा मत करिए, एक संदेश खाली में ऐसा हुआ, अरे क्या बनारस में नहीं हुआ, कानपुर में नहीं हुआ, हाथरस में नहीं हुआ, कठुआ में नहीं हुआ? आप लोग अपने जो है कि इलाकों में क्यों नहीं गिनते? हम तो अपने भी इलाकों में गिनते हैं। हमारे यहाँ जो हो रहा है उसको, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बर्दाश्त के लायक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं, उनको किस लिए देना है और किसको देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया था, 2014 से जताया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ध्वस्त हो चुका है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया है, तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से लिपस्टिक लगाने वाली पहुंचेंगी संसद। देखिए, मैं उनको उस बात को नहीं डिफेंड करी, वो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कहने का मतलब है नहीं, अच्छा, आप ठीक उस पर नहीं, आप नहीं, मेरी हिम्मत, हाँ। आप इस पर कहिए कि उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी, इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था, आपने खुद ही कहा। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ऐसे ही बालकटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, पढ़ी नहीं है, मैं वो बोलिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप समझा रही हैं, वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अभी तो एनडीए में गए हैं नीतीश जी, क्या बोला था? आप लोगों ने खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में जो बोला क्या कहना क्या है? आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने, उनकी भाषा अश्लील नहीं रह गई ना, क्योंकि वो बीजेपी के साथ, मतलब आज महिलाओं युवाओं पर है, तो आप चाहती हैं नीतीश बाबू पे मैं बोलूं? आप लिख के दीजिए ना, मैं बोलती हूँ। शरण सिंह जो है अब वो बहुत अच्छे देवता हो गए हैं, जो महिलाओं के छाती पर हाथ रखकर सांस चेक करते हैं। अभी टिकट देंगे उनको, ये ठीक है, इनके पदाधिकारी जब काम करते हैं तो संजय ये लोग डिफेंड करते हैं। संजय सराफ साहब बोले, फिर आपके पास आ रहे हैं। संजय जी, ये कुल मिलाकर जो सवाल महिलाओं को लेकर है, युवाओं को लेकर है, क्या रेवड़ियां बांटकर इनको अपनी तरफ करने की कोशिश होगी? क्योंकि हम पॉलिटिकली एनालाइज करने की जब कोशिश करते हैं तो तमाम पार्टियों को एक सीधा रास्ता आसान सा दिखता है, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप उनके साथ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तो लागू होने में बहुत साल लगेंगे, हो सकता है इस चुनाव में तो नहीं हो रहा है, अगले बार में भी होगा, नहीं होगा, सवाल या निशान है। नहीं, देखिए, जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहा है, तो हम लोग कोई भी काम इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमने कौन सा काम किया है जिस पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं? हमने जो भी काम किया है देश हित में किया है। जहां पर भी हमारे महिलाओं के लिए बात हुई है, महिलाओं की स्कीम जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आई है, जिसमें आप ये तो हमारी बहन नहीं मानेंगे, इलेक्शन ईयर के 1 महीने पहले ही मनाना था, पहले से भी तो अभी 5 साल से चल रहा था, 200 रुपए का पहले भी राहत दी जा सकती है। इतना अच्छा दिन है, अगर इस दिन को हमारी माँ बहन बेटी के लिए एक फेस्टिवल के माध्यम से ही उसमें थोड़ी राहत दी जाए तो व्हाट इज द इश्यू? जहां पर कांग्रेस की बात है, जब कांग्रेस इस चीज पर बात करती थी, आप बताइए कांग्रेस के नेता ने क्या बोला? लीडर ऑफ द हाउस, राष्ट्रपत्नी जब बोल रहा है, उनको कोई हक बनता है किसी महिला के बारे में बात करने के लिए? जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसी
टिप्पणी की जाती है। इनको कोई हक ही नहीं बनता है किसी भी महिला के बारे में बात करना, जो गौरव है पूरे देश का, हमारी महिला प्रेसिडेंट, उसके बारे में क्या बोल रहा है राष्ट्रपत्नी, और उसके बाद में ये क्या बात करेंगे महिलाओं के लिए। हेड ऑफ द फैमिली किसने बनाया? तभी सब महिलाएं आज मोदी जी के नेतृत्व को क्यों मान रही है? क्योंकि हर एक महिला को पावर दी गई है, ताकत दी गई है, हेड ऑफ द फैमिली बनाया। आज प्रॉपर तरीके से हर एक महिला समझती है कि वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली शी हैज बीन एम्पावर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जहां पर हमारे को पता है कि संजय जी, अब आपके पास आते हुए ये नंबर्स पे आपने ये नंबर्स भी समझाइएगा, लेकिन मेरा सवाल इससे हटके है और वो बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि जब भी ऐसी डिबेट कीजिए तो फला ने ये बोला, चिला ने उस पर ये बोला, तो उसने ऐसा क्यों बोला था, तब ऐसा बोला था, मतलब आप सब माने। मतलब जो रियल इश्यूज है, विमेन एम्पावरमेंट, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सभी दलों ने पास किया है तो ये भी एक सच्चाई है कि अभी तो लागू ही नहीं होना है, अभी तो लागू ही नहीं होना है। दूसरी तरफ महिला सुरक्षा पर भी ये मेरा स्टेट, ये तेरा स्टेट, यही होता रहता है। तो रियल सेंस में अगर विमेन, औरतें निकली ज्यादा वोट करने के लिए, तो वो तो अपनी सुरक्षा, अपने सशक्तिकरण के लिए निकली। वो क्या 1000 रुपया दे देने से या सिलेंडर की कीमत में कमी कर देने से इससे हासिल होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र मैं बहुत बार करता हूं कि अगर आप विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो कानून आने में रिजर्वेशन का तो कई सदियों लग गया, लेकिन उसके पहले ही नारी शक्ति ने अपनी शक्ति, पॉलिटिकल शक्ति दिखाई है। आप देखें तमाम चुनावों को, अगर आप पिछले 10 साल के सारे चुनावों को देखें, हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। क्या किसी कानून के सहारे? कोई कानून नहीं। क्या ऐसा कोई नियम बना चुनाव में वोट डालने के लिए जिससे उनको प्रोत्साहित किया गया? ऐसा कुछ भी, ऐसा कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे उनको वोट डालने में और सुविधा हुई। लेकिन स्वतः नारियां मोबिलाइज हुई और वोट डालने आई। तो नारी शक्ति या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन विमेन का पॉलिटिकल पार्टीज के बियॉन्ड, पॉलिटिकल पार्टीज से हट के पहले ही उन्होंने करना शुरू किया। और यही वजह है, मुझे लगता है कि आज जो पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां की जो सरकार हैं, वो सारी सरकारें अब महिला वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए, आप भले ही कह लें कि नारियों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए तमाम स्कीम्स लाए जा रहे हैं और इन स्कीम्स का उनको फायदा जरूर होता है। एमपी में देखिए ना सर, एमपी में लाडली लक्ष्मी स्कीम बहुत बड़ा माना जा रहा है फैक्टर, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में औरतें निकली। लेकिन जैसे कहते हैं कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, तो ये जरूर है कि ये तमाम स्कीम से महिलाओं को फायदा हो रहा है। उज्ज्वला स्कीम आता है तो महिलाओं को फायदा होता है, जो जिन लाडली बहना स्कीम है उससे महिलाओं को फायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट की राजनीति तो छुपी हुई है और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि महिला वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज किया जाए, लुभाया जाए। और इसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 10 साल के चुनाव को देखें तो महिलाओं ने अब बढ़ चढ़कर वोट डालना शुरू किया है। और तमाम ऐसे चुनाव हैं, कंचना जी जिसका जिक्र कर रही थी, अगर 2019 के चुनाव को देखें, बिल्कुल महिला और पुरुष का वोट लगभग बराबर है। इसी वजह से महिलाओं ने तो स्वयं उनका मोबिलाइजेशन हुआ, लेकिन अब पार्टियां भी उसका संज्ञान ले रही हैं। ठीक है शहजाद जी, अब आपके पास आते हुए देखिए 2-3 सवाल हैं, और वो है एक तो निर्भया फंड को लेकर। ये सवाल मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से पूछूं कि निर्भया फंड जिस तरह से इस्तेमाल होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका सशक्तिकरण। फला ने क्या बोला, चिला ने क्या बोला, नीतीश कुमार ने क्या बोला था, ये सबको पता है, और उसके बाद से आपने उनको गले भी लगा लिया। तो बोले वो जो शीशे के घर में ना रहता हो, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर की कौड़ी है। और सशक्तिकरण, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले चुनाव तक भी लागू होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। आप भी स्थिति में है कि बताएं। सबसे पहले अंजना जी देखिए, जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था वो बताता है कि हमने टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स को चेंज किया। जिस प्रकार से एक सोच थी कि मुस्लिम महिलाओं को कभी भी सोचना नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर नहीं, बेटी बचाओ, मुझे बताइए क्या वोट मिलने वाला है। बेटी बचाने से और सेक्स रेशियो को पॉजिटिव करना महिलाओं के लिए, उससे हमारा 18 साल बाद वोट आएगा, इसलिए अभी कर रहे हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। इसीलिए आप देखिए इसको कि हर स्कीम में महिला को केंद्र में रखना। और केवल इतना नहीं, G20 के प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने नारा दिया, ये नीति दी कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। केवल विमेन डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। और इसी घटनाक्रम में आप सारी चीजों को जोड़ दीजिए। अब मैं 2-3 पॉइंट करना चाहता हूं। आपने सुरक्षा की बात की, कम से कम वो लोग जो संदेश खाली पर अभी तक आधा शो निकलने के बाद एक टिप्पणी नहीं कर पाए, डुमका पे नहीं कर पाए, पलामू पे नहीं कर पाए, बेलगावी पे नहीं कर पाए, वो हमें कम से कम ज्ञान ना दे। निर्भया फंड को क्रियान्वित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। पूछे कहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ठीक से, उस पर बोलूंगा तो बोलेंगे आप महिलाओं को बांट रहे हैं और खुद ऊपर नीचे में बांट
बांट लेंगे, अगड़े पिछड़े में बांट लेंगे। अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान का थोड़ा सा बचाव किया। मैं इनको बोलता हूं बयान का तो कर लेंगे, कृत्य का क्या। मैं कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, परंतु तेज प्रताप जी की पत्नी ने, ऐश्वर्या राय जी ने कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया, फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी मैं तो यही समाज से हूं। उनके कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया। मैं नहीं चाहता था ये बोलना। साधु यादव ने क्या किया था शिल्पी जैन के साथ, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं परिवार पे या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहता हूं, पर यह आपकी पार्टी का चरित्र रहा है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने महंगाई की बात की, मान्यवर 10% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट था, आज 5%, 5.5% के दायरे में है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं। और मैं कह रहा हूं ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट दे रहे हैं कि नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ब्रिजभूषण, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पूछा, दोनों का जवाब टाल ठोक के देता हूं मैं यहां पे। हमने दोनों पे कार्रवाई की और कोई बूथ लेवल से लेकर प्रधानमंत्री लेवल का किसी ने ब्रिजभूषण को डिफेंड किया हो जैसे इन्होंने शाहजहां को किया। इन्होंने असेंबली में डिफेंड किया। इन्होंने खड़गे जी ने कहा ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। इन्होंने मौन साधा क्योंकि शाहजहां वोट बैंक से है। हमने चाहे कौन हो, बड़ा हो छोटा हो, सब पे कार्रवाई की, सबके कन्विक्शन भी हुए जो नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अब इनसे पूछिए कि तेज प्रताप पर क्या बोलेंगे, मौन साध लेंगे। इनसे पूछे अब्दुल बारी सिद्दीकी को निकालेंगे, मौन साध लेंगे। इनसे पूछे संदेश खाली पर क्या स्टैंड है, मौन साध लेंगे। अच्छा, मैं आता हूं लास्ट एक मुद्दे पर। उन्होंने महंगाई की बात की। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया है। ये यहां पर आकर बात करते हैं 1500 रुपए जो 2 साल पहले वादा किया था, 22 में वादा किया था, अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी फिर से अनाउंस हुआ है कि 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे। कर्नाटका में कितनी महिलाओं को दे दिया जी, पूछे उनसे। ये केवल लॉलीपॉप देते हैं और काम कुछ नहीं करते। और देखिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इन्होंने अभी जो बेरोजगारी की भी बात की, बेरोजगारी पर इनके तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 5 लाख नौकरी हमने 17 महीने में दी। शक्ति यादव कहते हैं 2 लाख दी। और प्रियंका वाड्रा कहती है 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सुक्खू अगले दिन आते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बोलते हैं 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब कौन सच्चा कौन झूठा, इनके गारंटी को कोई सीरियसली नहीं लेता। रोहन जी जवाब दीजिए, सीधा कांग्रेस पर अटैक। संदेश खाली पर जो उनको सवाल पूछा, शायद आपके बाजू में खड़े होने के बावजूद भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि निर्भया फंड का क्या हुआ। पूरी उनकी जो भी इन्होंने स्टोरी की, जो नारे दिखाए, जो सपने दिखाए, कहीं पे भी निर्भया फंड का नाम नहीं ले पाए। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सच्चे मुद्दों से कैसे भागते हैं। अभी उन्होंने दूसरी बात की कि नहीं स्टेट के ऊपर है। अरे भैया, स्टेट के ऊपर तो मेरे सवाल का और एक जवाब दे दो कि गुजरात की महिला को 450 में गैस का सिलेंडर कब मिलेगा, क्या इसका जवाब है आपके पास? तो मुद्दा यहाँ पे अब महंगाई की बात कर रहे हैं। उनकी आरबीआई की जो उनको मालूम होना चाहिए कि आरबीआई का जो बैंड है वो अप टू 6% है। 6 to 8% के ऊपर इन्फ्लेशन का रेट 2-2.5 साल से ऊपर रहा है। ये एक हकीकत है जिसको ये आंकड़ों को बदल नहीं सकते। बेरोजगारी की हम बात करें, 45 का सबसे ऊपर का बेरोजगारी का रेट आज की रेट में। अभी आपने अंजना जी एक छोटी रिपोर्ट देखी होगी 2 दिन पहले कि रशिया में किस प्रकार से लोगों को ले जाके यहां से नौकरी का वादा देकर वहां पे उनके साथ ठगा गया। ये कल की मैं बात कर रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या यहाँ पे रोजगारी नहीं है? आप बेशर्मी से यहाँ पे आके झूठ पे झूठ नए नए स्लोगन लेके आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत को नहीं बदल पा रहे हैं। आप अपनी जो 400 पार की जो बात करें, वो आपको सपना पूरा करने के लिए आपकी एजेंसी का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो मालूम है कि जमीनी स्तर पे काम के दौर पे आप लोग जीत नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप हर स्टेट की बात कर रहे हैं, हर स्टेट में आपको 450 में सिलेंडर कब दिया जाएगा, उसका आप देश को जवाब दीजिए। निर्भया फंड का जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, 2 दिन पहले जो छोटी 2 बच्चियों के साथ घटना हुई, उसका जवाब दीजिए। आपको शर्म आते हुए बोलना चाहिए कि ब्रिजभूषण सिंह को आपके ऊपर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? हमारी महिला रेसलर बेचारी ने अपने जो मेडल्स है वो नदी में बहाने की बात की, अपने अवार्ड्स वापस दे दिए। तब तक आपकी जो सरकार है कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कौन से आप एक्शन की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए वोट की राजनीति सबसे ऊपर है। और अजय टेनी, आपको मालूम है कि किसान आंदोलन में जिसके खिलाफ इतने सारे आक्षेप हुए, उसको आपने टिकट दे दिया। क्या आप किसानों के खिलाफ है? आप महिलाओं के खिलाफ है? आप जवानों के खिलाफ है? आप पूरे देश के खिलाफ है। और इसीलिए जो देश है ना, आपके जो इन्होंने अभी कहा, अंजना जी अपने समय पर अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लंबा भाषण देने का हर बार आप स्टोरी करते बीच में मत बोले, सुनने की इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा जैसे फूटा था, इस बार भी इनकी हवाई 400 पार होगा। पेट्रोल का दाम 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, तुअर की दाल के दाम 400 पार होंगे, तेल के दाम 400 पार होंगे। ये इनकी हकीकत है अंजना जी। हकीकत का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जवाब। अंजना जी, मैंने शुरुआत से लेकर अब तक संदेश खाली पर स्टैंड पूछा है, वो बोल नहीं रहे हैं। मैंने हर विषय पर जवाब दिया है, निर्भया फंड पर भी दिया, ब्रिजभूषण पर भी दिया। मैं एक और जवाब देता हूं। हमने तो देखिए, सुनिए अंजना जी, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। इन्होंने कहा टेनी जी के पुत्र पर आरोप लगे, टेनी जी को टिकट दे दिया। गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड इन पॉक्सो, उसकी बीवी को टिकट दिया समाजवादियों ने।
आपके साथ है? बताइए क्यों दिया? बॉयज विल बी बॉयज बोला था उनके परिवार ने। आजम खान ने क्या बोला था जयप्रदा के इनरवेयर पर? उनको आपने ऑडियो नहीं जा रहा क्योंकि हम शाउटिंग मैच नहीं करेंगे, आपने अपने गठबंधन में ले रखा है। और मान्यवर वेरा मुथ्थू, इंडिया टुडे वाज द ओनली ग्रुप जिसने बताया, वेरा मुथ्थू पर चिन्मय श्रीपदा के अलावा 17 महिलाओं ने आरोप लगाया। यहां पर ब्रिजभूषण पर तो कोर्ट के द्वारा और बाकी कार्रवाई हुई। मुझे बताइए, वेरा मुथ्थू पर आज तक एफआईआर नहीं हुई और स्टालिन जी मिलकर आए। वेरा मुथ्थू पर कब कार्रवाई होगी जरा बता दीजिए। वो तो उनकी पार्टी में भी नहीं है, केवल एक लिरिक्स राइटर है, पर उसको सेकुलर संरक्षण मिल रहा है, शाहजहां को सेकुलर संरक्षण मिल रहा है। अच्छा, निर्भया फंड सुन लीजिए कान खोलकर रोहन जी, आपके कानपुर में हड़ताल नहीं होना चाहिए। 5712 करोड़ हमने अलॉट कर दिए हैं और उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट्स की है। अब मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता, आप जरा देख लीजिए कहां पर स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है और कहां पर नहीं कर रहा है। परंतु मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं, एक बार यह बता दीजिए मेरे भाई कि आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, बेरोजगारी सुनिए, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। अच्छा रोहन जी, कल हमने गुरदीप सप्पल जी से, परसों अंजना जी कोशिश कर रही थी गुरदीप सप्पल से इसका जवाब ले ले। 1 लाख सरकारी नौकरी बोला, नौकरी मीन्स सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। अब 1 लाख रोजगार के अवसर पे आ गए। बताइए कि प्रियंका वाड्रा गलत या सुक्खू गलत? बताइए। छोटा सा जवाब रोहन जी, मैं अन्य दोनों मेहमान के पास भी जाना चाह रही हूं। और अब तो आप लोगों ने 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कह दी है राहुल गांधी जी ने 2024 के लिए। पूरी तरह से मैं उसी पे आ रहा था जो हमने गारंटी दी है अंजना जी, और टाइम बाउंड मैनर में एक पूरा हम कैलेंडर रिलीज करेंगे कैसे हम 30 लाख जॉब है उसको भरेंगे। तब शहजाद आके उस टाइम पे सवाल हिमाचल का बताओ। आराम से अरे भैया आप बीच में पहले जो 4 सवाल बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो भाई। और अंजना जी देखिए, शहजाद भाई में पूरे पत्रकार के गुण है। आपको कोई असिस्टेंट की जरूरत हो, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, आपको अपना जो वर्क है आउटसोर्स करना हो तो शहजाद भाई को इलेक्शन तक रख लीजिए, अच्छा रहेगा। बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया उनको आउटसोर्स। आप अपनी बात करिए। 30 लाख सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है जहां पर प्रियंका जी ने सरकारी नौकरी कहा था, बाद में मामला पलट गया। नहीं देखिए, ये हमारी जो गारंटीज हैं अंजना जी, पूरी तरह से हमारे अध्यक्ष जी राहुल जी ने, सारे नेताओं ने टाइम बाउंड मैनर में जो 30 लाख जॉब है किस प्रकार से हम इसको फिल करेंगे, हमने टाइम बाउंड मैनर का उसका पूरा हम लोग कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे। और जो अप्रेंटिस की हम बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप, जो भी बच्चे जो पढ़ के आएंगे उनको जो अप्रेंटिस, वो भी हम बात कर रहे हैं। तो हम हवाई बात नहीं करेंगे, जहां पे भी हमने वादे किए हैं अंजना जी वहां पे हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिनों में भी पूरे करेंगे। और मुझे एक चीज बताइए अंजना जी, ये भाई वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, आईपैड का बहुत बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, उनको बताइए कि आप सत्ता में हैं, ये लोकसभा का इलेक्शन है, सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। निर्भया फंड का पैसा 30% उसका क्यों है, उसका जवाब दीजिए। 450 में सिलेंडर मिलेगा, उसका जवाब दीजिए। 2 करोड़ रोजगारी का जवाब दीजिए। ये एमवाई बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी की वजह से कि मुस्लिम यादव समीकरण चलता है, कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो एक वक्त पर बढ़ चढ़कर बोलता था। क्या ये नया जो एमवाई बना है ये चैलेंज भी करता है, चुनौती देता है उस पुराने एमवाई समीकरण को, जिसके जरिए ये आरोप लगता था कि आरजेडी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो वो चुनाव जीतते हैं? देखिए, पुराना भी एमओआई बनाया गया था जानबूझकर कि इनको एमओआई बस वोट मिलता है। अभी भी वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, हम उस नैरेटिव में नहीं जाते। आपने भी कुछ सेकंड पहले कहा कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इस पर डिबेट नहीं करते, मुद्दों पर करते। वो कब से जवाब मांगे जा रहे। मैं उनसे जवाब मांगती हूँ, और चुनावी चंदा जैसे भ्रष्टाचार पर एक बार तो जवाब दे दीजिए आप, लेकिन आपका मुंह नहीं खुला। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता नेता चुनावी चंदा पर अपनी जुबान खोला। और एसबीआई को भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव के बाद जो है बताना कि कौन किसको पैसा दिया और कौन किसको बेनिफिट पहुंचाया, तो इस पर आप बात कर लीजिए। और दूसरा बात, पूरे 5 साल तो आप चिल्लाते रहे कि महंगाई है ही नहीं, देखो उसमें यूपीए में ज्यादा महंगाई थी, अभी कम है, तो आपको महंगाई भत्ता देने की जरूरत क्यों पड़ी है? खुद ही बताता है ना कि महंगाई थी ना 5 साल, एमवाई पर मैं खाली बता दूंगा, 2005 में हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब ने एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर जब ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, दैट इज द रीजन आज यूथ इनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि यूथ को पता है एमवाई के नाम पर इन्होंने मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया। 2005 में जब पासवान साहब ने इनको बोला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कांग्रेस के साथ भी बैठे, इनके साथ भी बैठे, आरजेडी वालों के साथ, आरजेडी वालों ने कहा नहीं राबरी बनेगी, कांग्रेस को मुस्लिम एक वहां पर एमएलए होके भी बोला
बट द वे दे हैव ऑलवेज, जिन्होंने हर वक्त एक्सप्लॉइट किया है मुस्लिम नाम को, इसकी वजह से आज ना महिला इन पर भरोसा कर रही है, ना यूथ इन पर भरोसा, उनको पता है झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल में इनकी सरकार जवाब नहीं देंगे, बंगाल में इनके गठबंधन की सरकार संदेश खाली पर जवाब नहीं देंगे, शाहजहां पर नहीं, साधु यादव पर नहीं, तेजप्रताप पर नहीं। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, चुनावी चंदे पे बात की तो एसबीआई डेटा नहीं दे रहा है, तो आप कांग्रेस को बोलिए कि उनका डेटा वो कर दे सार्वजनिक, कौन रोक रहा है? संजय कुमार जी, ये नंबर्स MY वाला जो ये उदय है भारत के पॉलिटिक्स में और वोटिंग पैटर्न में, इलेक्शंस में, ये क्या संकेत देगा? आने वाले वक्त में ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, संकेत बहुत साफ है। जिस तरह से हमारे देश में पहले राजनीति हो रही थी, उससे कुछ हटकर राजनीति हो रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, राजनीतिक पार्टियां उनको महत्व दे रही हैं, युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है और सारी पार्टियां युवाओं को भी अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी परिवर्तन आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले समय में कम से कम 10-15 सालों में हमें एक नया नैरेटिव देश की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। और संजय जी, सही मायने में एक नया नैरेटिव तभी बनेगा जब महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण पर फोकस होगा, बजाय इसके कि किसी को 1000 रुपए थमा दें या किसी को 1500 दे दें। और दूसरी तरफ युवाओं के लिए अगर रोजगार के साधन बनेंगे, तब एक नई दिशा में भारतीय राजनीति जाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद PSC में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।